भाभी, आप मुझे घर से क्यों निकालना चाहती हो? रचना के स्नातक होते ही उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी गई थी। रचना से छोटी और दो बहनें थीं, इसलिए माता पिता चाहते थे कि अपने जीते जी की शादियां करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। पिता नौकरी करते थे, अतः उनकी सोच थी कि रिटायरमेंट से पहले तीनों बेटियों की शादियां हो जाए। इत्तेफाक से उन्हें विनय जैसा अच्छा लड़का मिल गया, जो एक कंपनी में नौकरी करता था। परिवार में विनय, उसके माता पिता, उससे बड़ी एक बहन थी जो विधवा थी। उसका एक 3 साल का बेटा भी था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी तथा समाज में उनकी अच्छी साख भी थी। कुछ औपचारिकताओं के बाद रिश्ता तय हो गया। काफ़ी धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। हनीमून से लौटने के बाद रचना ने रसोई के साथ साथ घर की दूसरी जिम्मेदारियों में भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया। शादी से पहले उसकी सहेलियां, रिश्तेदार उसे नसीहतें देती थी। रचना, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तेरे ससुराल में एक विधवा ननंद भी है और उसका बेटा भी। जरा संभल कर रहना, क्योंकि ऐसे हालातों में मायके में रह रही ननंद मानसिक तनाव में रहती है, तो वह छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी, बहसबाजी, मनमुटाव और लड़ाई झगड़े जैसी हरकतें कर सकती हैं। शुरू से ही अपना रोब बनाकर रखना, वरना वह तुम्हें दबाने की कोशिश करेगी। ऐसे हालातों में माँ बाप की सहानुभूति भी बेटी के साथ ही रहती है। तुम्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। सच कह रही हो तुम, ननंद के नखरे उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार तो विवाहित ननंद भी मायके में इतनी दखलंदाजी करती है कि बहू का जीना मुहाल कर देती है। भगवान बचाए। लेकिन रचना की मम्मी ने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बेटा, शादी के बाद रिश्तों को निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जीवन समझौते का नाम है। तुम्हारी ननंद के साथ जो कुछ हुआ वो उसका दुर्भाग्य है। ऐसे समय में उसे सहानुभूति की ज़रूरत होती है। तुम्हें उसके साथ बहुत प्यार, आदर, मान, स्नेह के साथ रहना होगा और उसके बच्चे को भी दुलार, लाड प्यार देना होगा। घर की बहू का यही कर्तव्य होता कि वह परिवार को एकजुट बनाकर रखे और अपने व्यवहार से सबका मन जीत ले। माँ की सीख को रचना ने गांठ बांध लिया। थोड़े समय में ही अपने मृदु स्वभाव तथा अच्छे व्यवहार से परिवार के सभी सदस्यों का मन जीत लिया। एक दिन बातों बातों में ननंद दीपा ने बताया कि कैसे उसके पति एक्सीडेंट में चल बसे थे। ससुराल वालों ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया तो उसे मायके आना पड़ा। वह तो बेटे के साथ अकेले रहने को भी तैयार थी। सोचा था कहीं नौकरी कर लेगी और जीवन गुजार लेगी, लेकिन माता पिता नहीं माने और उसे अपने साथ ले आए। जब वह मायके आई तो उसका बेटा 1 साल का था। वह किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे, शायद किस्मत में यही लिखा है। उसकी व्यथा सुनकर रचना का मन पसीज गया। उसे दीपा के साथ बहुत सहानुभूति हो गई। उसके बेटे राहुल के साथ तो रचना की काफ़ी पटने लगी। वह उसके साथ नए नए खेल खेलती, वीडियो गेम में भी उसका साथ देती। कहीं घूमने जाती तो उसे भी साथ ले जाती। वह भी मामी मामी कहकर उसके आगे पीछे डोलता रहता। कुछ समय बाद रचना ने महसूस किया, जब वह राहुल के साथ ज़्यादा देर रहती है तो दीपा कुछ नाराज़ और तनाव में आ जाती है। एक दिन तो उसने कह ही डाला, भाभी, आपके इतने लाड से राहुल तो आपका ही हो जाएगा। मेरा उस पर से अधिकार छीन रही हैं आप। आखिर मैं उसकी माँ हूँ, वही तो मेरा सहारा है। उसी के लिए तो जी रही हूँ मैं। दीपा की बातों से मीना सन्न रह गई। राहुल के प्रति उसके निश्चल स्नेह को दीपा ने गलत ढंग से ले लिया। उसने इस बारे में विनय से बात की तो वह बोला, शायद
असुरक्षा की भावना के कारण दीपा ऐसा सोच रही है। तुम बुरा मत मानो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बातों में रचना ने अपने पति को बताया कि उसके मामा का लड़का 2 साल पहले विधुर हो गया था। उसकी पत्नी बीमारी से चल बसी थी। अगर दीपा की शादी उससे करा दी जाए तो कैसा रहेगा। पति ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की तो वह भी राजी हो गए। अब दीपा को इसके लिए तैयार करना आवश्यक था। पता नहीं वह इसके लिए तैयार होगी या नहीं। यह जिम्मेदारी दीपा को ही सौंप दी गई। जब रचना ने दीपा से इस बारे में बात की तो वह कुछ नाराज़ गई। क्या मैं आप पर भार हूँ जो मुझे घर से निकालना चाहती हो? मैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे रही, रचना बोली। प्यारी बहना, मैं तुम्हें भगाने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारा जीवन खुशियों और सुख से भरना चाहती हूँ। मेरा भाई बहुत ही शालीन, समझदार और नेक इंसान है। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और मेरा बेटा, क्या इसे वह स्वीकार करेगा? मैं तो इसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। दीपा ने अपनी आशंका जाहिर की। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे समझाने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह इसे भी स्वीकार करेगा, क्योंकि उनके पहली पत्नी से कोई संतान नहीं है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ननंद के कहने पर रचना ने उसे गले लगा लिया। दीदी, आप आराम से सोच लीजिए। सब कुछ आपके निर्णय के अनुसार ही होगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। रचना की कोशिशें रंग लाई। मामा का लड़का भी इसके लिए तैयार हो गया और रचना की ननद और सास ससुर भी एक सादे समारोह में शादी संपन्न हो गई। विदाई के समय दीपा रचना के गले लगकर खूब रोई। रचना उसे अपने अंक में भरती हुई बोली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी, तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से, सुखों से, प्रेम से भरा रहेगा। यह मेरा विश्वास है। जैसा रचना ने कहा था, उसके मामा का लड़का वैसा ही था। शालीन, महिलाओं की कद्र करने वाला, हंसमुख, मिलनसार। कुछ समय में ही उसने दीपा का दिल जीत लिया। बच्चे के साथ भी वह बहुत जल्दी घुल मिल गया। जो बच्चा पहले अपने पापा के बारे में पूछ कर दीपा को परेशान करता रहता था, अब पापा को पाकर खुशी से नाचता रहता था। करीब साल भर बाद दीपा कुछ दिनों के लिए मायके रहने आई। उसके चेहरे और आंखों की चमक जीवन की संतुष्टता और खुशियों को स्पष्ट दर्शा रही थी। उसने रचना को बताया कि सचमुच उसके पति बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं। उसे बहुत मान सम्मान, प्रेम, सहयोग देते हैं। बच्चा तो इतना खुश था कि रोज ही फ़ोन पर पापा से बात करता और पूछता, पापा मुझे लेने कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। एक सप्ताह बाद दीपा के पति उसे लेने आए। विदा होते समय दीपा भाभी के गले लग गई और भरे गले से बोली, भाभी, आपने मेरे जीवन में दोबारा खुशियाँ, उमंग, उत्साह भर दिए। थैंक्स। रचना बोली, दीदी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो एक बहू का फ़र्ज़ अदा किया है। अपनी बहन जैसी ननंद के जीवन में खुशियों के रंग भरने की कोशिश की है और ईश्वर की कृपा से उसमें सफलता मिल गई है। यह आपका भाग्य है। रचना के पति, सास, ससुर भी अपनी भर आई आंखों को पोंछ रहे थे। रचना के प्रति उनके मन में जैसे प्रेम का सागर उमड़ पड़ा था।
उसके प्रति प्रशंसा, आभार तथा स्नेह के भाव साफ नज़र आ रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।